वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हमारे साथ आप सबों के लिए साक्षात्कार के लिए जो उपस्थित हुए हैं वह हैं कुंवर सचिन सिंह, जो जौनपुर से रहने वाले हैं और इन्होंने इस बार के एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, जो फाइनल रिजल्ट जो हुआ 2019 का, इस एग्जामिनेशन में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी रैंक 7वीं रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। जो इनकी मेहनत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिस तरीके से जो बातचीत हुई, यह प्रथम प्रयास में ही इन्होंने इस उपलब्धि को पाया और यह किसी भी छात्र के लिए यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाला एक विषय होता है, गौरवान्वित करने वाला एक टॉपिक होता है। हर छात्र यह चाहते हैं कि प्रथम प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी सिलेक्शन हो, चाहे वह यूपी पीसीएस हो या अन्य एग्जामिनेशन। जहाँ तक के सचिन को देखें तो बहुत ही सौम्य और सुशील व्यवहार के सचिन हैं और इनके फादर गवर्नमेंट टीचर हैं। इन्होंने ISM धनबाद से यह आपको यानी आप कह सकते हैं कि IIT का कोर्स इन्होंने किया हुआ है, जो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, तो एक IITian भी हैं और इस तरीके से इन्होंने इतनी बड़ी रैंक प्राप्त की। तो आप सबको आज एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर यह मिल रहा है कि आप उनको सुनने जा रहे हैं जिन्होंने प्रथम प्रयास में ही इस सफलता को प्राप्त किया। तो सचिन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद सर। तो सचिन, जैसा कि सामान्य तौर पर जो बच्चे को, यह जो बच्चे मतलब एक विद्यार्थी जो भी होते हैं, इनका यह मानना होता है कि यह जो एग्जामिनेशन है, इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है और इतने मतलब इस एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो जो सिलेक्शन का जो चांस है वह भी बहुत कम होता है और उसके बावजूद आपने प्रथम प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इस उपलब्धि को पाया। तो इसके बारे में आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, ये ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होना है, तो इस परीक्षा से एक बार डर लोगों का स्वाभाविक है। लेकिन आप अपना कर्तव्य करिए, आप फल की इच्छा एकदम मत करिए। आप अगर बिना रिजल्ट का ध्यान दिए हुए जब आप तैयारी करेंगे, आप एक किताब पढ़िए, फिर दूसरी पढ़िए, आप अपना कर्तव्य करिए, तो धीरे धीरे लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आता है, क्योंकि आप सोचते नहीं है कि एग्जाम में क्या होगा, इतना कम सीट है, तो आपका प्रेशर भी नहीं बनता है। अच्छा सचिन, हर बच्चों का यह कहना होता है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, विशेषकर मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ अपने टीचिंग लाइफ में देखा भी है, तकरीबन 12-13 वर्षों के इसे मतलब शिक्षण के क्षेत्र में रहा हूँ, तो हमेशा बहुत सारे बच्चों का मैंने यह सुना कि किसी न किसी से वे प्रेरित हुए। तो क्या आपने भी किसी से मोटिवेशन लिया? सर वैसे तो मैं IIT की पढ़ाई पढ़ रहा था, IIT में चला गया था, तो जब फाइनल ईयर में मेरी जॉब लग गई तो उसके बाद मेरे पिताजी मुझे मोटिवेट करना शुरू किए इस फील्ड में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे धीरे धीरे हर एक चीज़ बताया कि उन्हें कैसे करना है, तुम्हें क्या करना है, ये फील्ड के बारे में मुझे बताया, तो मोटिवेशन तो वहीं से आया। फिर मैंने कुछ अच्छे IAS अधिकारियों का मैंने काम पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसा चेंज ला सकता हूँ। तो जैसे OP चौधरी हैं, IAS ऑफिसर हैं, तो वो उन्होंने दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा काम किया है। तो वो सब कहानियां पढ़ के ना ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे भी समाज सेवा, जी राष्ट्र सेवा, जी और एक आपका भी प्रतिष्ठा बढ़ता है और आप एक समाज के लिए काम भी करते हैं। तो इसलिए जो है मुझे इधर आने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला। अच्छा सचिन, आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहा है। मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स लेने के पीछे कोई मेन रीजन? जी सर मैं शुरुआत से ही मैथ्स में हमेशा, वो छात्र नहीं कहते हैं जो कि 100 में 100 पाता है, तो मुझे लगता है कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक हमेशा 100 में 100 पाया था मैथ्स में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो मैथ से एक अलग तरह का लगाव था, एक अलग तरह का झुकाव था, यहाँ तक कि मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं MBBS बनूं, डॉक्टर वाला करूं, लेकिन मुझे मैथ्स के लिए इतना ज़्यादा लगाव था कि मैंने फिर IIT वाला तैयारी चूज किया और इधर आया मैं। और IIT में सिलेक्शन भी मेरा जब हुआ तो जो भी रैंक आई, अच्छी आई, वो सब भी मैथ के का ही देन था। मैथ्स में मेरा जो एक पकड़ था वो बहुत अच्छा था। जैसा कि सामान्य विद्यार्थियों को होता है कि अब तो CSET भी है, दोनों जगह पे है, UPSC ने भी लागू किया, UP PCS ने भी लागू किया और सिलेबस भी तकरीबन सेम ही है सारी चीज़ें। और मैथ से ऐसे भी लोग जबकि भयभीत रहते हैं,
उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा कि सचिन ने मैथ रख कर भी और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे रैंक इन्होंने प्राप्त किया। तो सचिन, इसे सिलेबस को अगर बात किया जाए सिलेबस के रिगार्डिंग, कि जैसा कि आप देखें कि 4-4 जीएस का पेपर, एक ऑप्शनल का पेपर और इसके साथ साथ एसे का पेपर, तो इतना लेंदी सिलेबस, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। और उसके बावजूद आपने कैसे टाइम मैनेज किया कि जीएस को मुझे कितना पढ़ना है, मेंस के लिए मुझे कितना टाइम देना है, एसे को अलग करना है, तो क्या कुछ आपने अलग स्ट्रेटजी बनाई? सर ये जो इसका जो मेंस का सिलेबस है वो आप तब आते हैं इस पे जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके रहते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड बुक्स सब लोग जानते हैं, लोग पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, तो वो सब बेसिक किताबें पढ़ने के बाद जब फिर आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो प्रीलिम्स का सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर जो है वो मैंने किरण प्रकाशन का ही देखा था। तो ये जैसे ये किताब है तो इन्होंने जो है पिछले कई सारे वर्षों के इन्होंने सवाल दे रखे थे प्रीवियस ईयर का। जी सर। तो ये तो प्रीलिम्स की कहानी हो गई, लेकिन जब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारा बेसिक ज्ञान हो जाता है, जीएस का खास करके। तो जब जीएस का आपको एक ज्ञान हो जाता है तब आपको उतना सब जो आप कह रहे हैं ना मैनेज करना हुआ, भाई जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, एसए भी है, तो कैसे मैनेज होता है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका जीएस कहीं ना कहीं तैयारी हो गई रहती है। अब आपको उसको मेंस की तरह लिखना है। अभी तक आप उसके फैक्ट याद करते थे, अभी आप उसमें देखेंगे कि क्या इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस हैं स्कीम के, या ये जो गवर्नमेंट ये जो कदम ले रही इसके। तो तब आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद बस आपको जरा सा और कुछ करना रहता है, और कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं जैसे सोसाइटी होता है, तो आप उसके लिए भी जब न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ते रहते हैं, या फिर कई सारे जो है जैसे आप ही का ये एडिटोरियल का जिस्ट आता है, तो इन सब से क्या होता है कि आप भले ही न्यूज़पेपर पढ़ें पर लास्ट में आप इनसे रिवाइज कर लें तो जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जो कि आपको मेंस में बहुत काम आती है। और एससे भी इन्हीं सबसे हो जाता है। आप एससे क्या है, एक आपका अंडरस्टैंडिंग ही तो चेक करता है। और जो ऑप्शनल है उसकी स्ट्रेटजी, तो चूंकि मैथ्स है तो उसमें निरंतर अभ्यास है, आपको निरंतर अभ्यास करना है। और जो आईएएस का सिलेबस रहा है मैथ्स का, उससे यूपी का सिलेबस थोड़ा अलग है, तो उसकी वजह से हम मैथ्स वालों को थोड़ी सी चैलेंज झेलनी पड़ती है। पर वो जो थोड़ा सिलेबस एक्स्ट्रा है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय दे के आपको करना पड़ता है, जो कि कोरोना में मुझे थोड़ा समय मिला, उसका मुझे फायदा मिला। जी सर, वो एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करने में। और थोड़ा मैथ पूछने का पैटर्न इनका अलग होता है, यहाँ पे ये लोग प्रूफ वगैरह भी पूछते हैं सवाल के साथ साथ, तो वो सब मैनेज करके पढ़ाई करी हमने। अच्छा सचिन, बहुत सारे बच्चों का यह भी मतलब जानने की उनकी जिज्ञासा होती है कि एक जो सफल छात्र है वह कितना घंटा पढ़ता होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर आप भी उस फेज से गुजरे होंगे जब आप स्टूडेंट लाइफ में आओगे, या आपके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही कि मतलब उसे आप गॉड गिफ्ट कहो या जो भी चीज़ें आप कहो, कि आपको यह बहुत लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ा, आपने आया और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने उसे प्राप्त किया। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे यह जानना चाहते हैं, विशेषकर आपसे तो अवश्य जानना चाहते होंगे कि एक सफल छात्र कितना घंटा पढ़ता है। सर मैंने इससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं जैसे आईआईटी का, तो और मेरा इसमें ऑप्शनल मैथ्स होने की वजह से मेरे साथ एक चैलेंज हमेशा रहा है कि ज़बरदस्ती नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आप जब भी गणित ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा उतना पढ़ता था जितना मेरा पूरे मन से मन होता था पढ़ने का। तो वो चीज़ मैंने देखा है कि क्वालिटेटिव स्टडी कर पाना वो मेरे लिए हमेशा एक, अगर एवरेज निकाला जाए तो 8 घंटे के आसपास रहता था। लेकिन सीधी सी बात है एग्जाम के टाइम में तो बढ़ना ही रहता था। और अगर मैं बीच में जीएस पढ़ रहा हूँ तो जीएस में अगर मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ या कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो मैंने ज़्यादा देर भी पढ़ाई की है। लेकिन जब भी मैथ्स पढ़ा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ, तो 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाना थोड़ा टफ होता है वो चीज़, क्योंकि फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है। अच्छा सचिन, एक जैसा कि आप देखें तो इसमें पेपर जैसे 4 जीएस का पेपर है और एक नए पेपर के रूप में, मतलब अब नया उसे नहीं कहा जाएगा, अब हम लोग के नज़र में तो वह नया नहीं रहा, जैसे पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया? सर जब मैं तैयारी करना शुरू किया था तभी मुझे ऐसा मतलब यहाँ का माहौल देख के ऐसा लगा
कि ये एथिक्स का जो एक पेपर है ये बहुत नेग्लेक्टेड पेपर है, लोग इसके लिए अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। इसके सोर्सेज भी मुझे बहुत कायदे के कोई लगे नहीं पहले। तो मेरा शुरुआत से ही एक फोकस रहा एथिक्स पे कि यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ दूसरों की अपेक्षा। तो मैं यहाँ पे हमेशा ध्यान दिया। मैंने कई सारे, हालांकि मैंने कोई क्लासरूम कोर्स नहीं किया था इस तैयारी में, लेकिन मैं बहुत सारे मटेरियल्स ले आया, किताबें लाया। तो मैं उन सबको कंपाइल करके एक नोट्स बनाने की कोशिश किया, एग्जाम्पल्स वगैरह इकट्ठे किए। तो एक जो एथिक्स की एक अच्छी तैयारी होती है वो मैंने करने की कोशिश की। लेकिन मेंस देने के बाद मुझे ये किताब दिखी किरण पब्लिकेशन की, जो कि अच्छा, एथिक्स पे जो लिखी। जी सर। तो ये जो है लगभग 13 ऑफिसर्स ने जो है मिल के, जो कि कुछ मेरे लिए भी मोटिवेशन रहे हैं, तो मैंने वो किताब देखी। तो मुझे ये लगा कि मैंने जो इतने कोचिंगों से और इतने सारी जगहों से मैंने जो नोट्स बनाया अपना और जो मेहनत किया, मतलब वो टाइम बचा। जी सर, वो बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है इस किताब से। और मैंने तो वाकई में अभी तक इससे अच्छी एथिक्स की किताब उतनी अच्छी नहीं देखी अभी तक मैंने। तो मैं पक्का रेकमेंड करूंगा ये किताब, क्योंकि इसको 13 हमारे जो है मोटिवेटिंग ऑफिसर्स ने लिखा है मिल के। जी सर। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा सचिन, ने इसमें जैसे कि देखा जाए कि बहुत सारा जो पेपर, जो जीएस का पेपर है, आजकल जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो बड़ा ही करंट से इंटरलिंक होते हैं। हर प्रश्न को आप देखोगे, अब अगर फर्स्ट पेपर को छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट पेपर में तो उतना ज़्यादा नहीं बनता है, विशेषकर आप हिस्ट्री और मतलब मॉडर्न इंडिया कल्चर में और वर्ल्ड हिस्ट्री में वैसा कुछ नहीं। आप इंटरलिंक थोड़ा सा आप वहाँ पे भी कर सकते हो, सोसाइटी वाला में ज़्यादा है। उसके साथ साथ सेकंड पेपर, थर्ड पेपर जहाँ तक देखा जाए तो बिल्कुल करंट से इंटरलिंक है। तो उसके लिए आपने क्या पैटर्न अपनाया, उसके लिए आपने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाया? सर, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको जो स्टैटिक नॉलेज है वो आपको हमेशा अपने दिमाग में चलाते हुए रहना चाहिए। और जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो तब आपको ये देखना चाहिए कि अभी हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, अपने देश में क्या चल रहा है। तो वो दिमाग आपका ऑटोमेटिकली इंटरलिंक करने लगता है दोनों चीज़ों को। और जब भी आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो चूंकि समय की कमी रहती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप उसमें करंट को मेंशन करना भूल जाएंगे। अगर स्टैटिक का सवाल है तो आप उसमें करंट मेंशन करना भूल जाएंगे, क्योंकि आप जल्दीबाजी में लिख रहे होंगे। और अगर आप करंट का आंसर लिख रहे होंगे तो आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना भूल जाएंगे एक पॉइंट में। जबकि आपको अगर उसका एक पॉइंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दीजिए, जैसे कोई मान लीजिए कम्युनल दंगा हुआ है तो उस पर सवाल आया है, लेकिन आप अगर एक पीछे का बैकग्राउंड दे दीजिए एक लाइन में कि अपने यहाँ पहले से भी होता आया है और उसको क्या क्या उसका रीजन है, तो फिर आपका, जी सर, तो आपका एक आंसर बहुत एक उसमें बहुत मतलब सुधार आ जाता है आंसर में। अच्छा सचिन, इसमें जैसे एक बच्चे इससे लेकर भी बहुत परेशान होते हैं, और शायद जहाँ तक मैं जो देख पा रहा हूँ या जो अभी तक मैंने क्लास में भी इन चीज़ों को हमेशा रूबरू होते रहा, बहुत बच्चों को मैंने उसमें बताया भी, लेकिन वह तो क्लास में बच्चों को बताया जाता है, उसके बाद जो बच्चे सफल होते हैं उसको फिर अपने अनुसार उसको बतलाते हैं। उसमें आप सब भी रहे हैं, तो बहुत ऐसे होता है कि जैसे बच्चों का एक जिज्ञासा होती है कि सर आंसर को कैसे लिखा जाए, जबकि सामान्य तौर पर हम लोग बोलते हैं कि देखो प्रश्न के अनुसार ही आपका उत्तर होना चाहिए। जैसा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आप अपने उत्तर को लिखो। जरूरी नहीं है कि वो कोई पहले से आपको एक माइंड मेकअप लेकर चल रहा है कि नहीं मुझे पॉइंट में लिखना है, मुझे आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। तो एक बच्चों की जिज्ञासा होती है जानने की कि मैं उस सफल छात्र से जानूं कि उन्होंने क्या पैटर्न अपनाया था, क्या फ्लो चार्ट बनाया, डायग्राम बनाया, कुछ इस तरीके से जो हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो फ्लो चार्ट और डायग्राम से, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो और इम्प्रेस करके ही आप नंबर उठा सकते हो। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा किया? जी सर, मेरी पूरी जो मेंस लिखने का जो बेसिस था मेरी तैयारी का और यहाँ तक कि लिखने का भी, वो यही था कि आंसर इतना प्रेजेंटेबल हो कि टीचर देख के खुश हो जाए। तो आप प्रेजेंटेबल आंसर आप कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला चीज कि आप बुलेट पॉइंट में लिखिए, साफ सुथरा लिखिए चीजों को। मतलब भले आपकी राइटिंग खराब हो, लेकिन 2 लाइनों के बीच की स्पेसिंग, 2 बुलेट पॉइंट के बीच की स्पेसिंग, एक पैराग्राफ बदलते टाइम की स्पेसिंग, वो सब बहुत मैटर करती है, क्योंकि एग्जामिनर इतनी सारी कॉपियां चेक कर रहा है। तो आपकी कॉपी कुछ अलग दिखनी चाहिए, साफ सुथरी दिखनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, आप मैप का यूज करिए, आप फ्लो चार्ट का यूज करिए। अगर आपको पॉइंट पूरा अच्छे से आता है, आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, फिर भी आप इलेबोरेट करने से बचिए। आप उसके जगह आप एग्जाम्पल डालिए,
आप उसको बस फ्रेज में लिख दीजिए। क्योंकि शब्द सीमा निर्धारित जी, है। शब्द सीमा भी निर्धारित है और समय भी निर्धारित है, आप पेपर ही नहीं पूरा कर पाएंगे। तो एक 3 लाइन में एक पॉइंट लिखने से अच्छा है कि आप उसको एक फ्रेज में लिखिए, एक लाइन में लिखिए, साथ में आप एग्जाम्पल डाल दीजिए और एक फिगर सोचने की कोशिश करिए। फिगर बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, मैप बनाइए, आप कमिटीज का नाम मेंशन करिए कि फलाना कमिटी ने ये चीज जो है रेकमेंड किया था। आप सुप्रीम कोर्ट के केस बताइए पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में। तो और अपना आंसर जो है अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करिए और जल्दी लिखिए। तो आप जब क्या करेंगे ना, जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा पन्ना तो भर गया, तो आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे कि हमें और पॉइंट सोचना है, हमें और ब्रॉड सोचना है, हमें सोशल के हिसाब से सोचना है, इकोनॉमिक सोचना है, पॉलिटिकल उसका सोचना है, इन्वायरमेंटल सोचना है। आप उतना सोचेंगे नहीं क्योंकि आपको लगेगा लिख तो दिया आंसर। लेकिन जब आप बुलेट पॉइंट में लिखते हैं तो आपको लगता है यार अभी तो बस इतना ही लिखा है मैंने, तब आप अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और तभी आप फिगर का भी सोचते हैं कि इसमें क्या फिगर बनाऊं कि एक अच्छा लगे आंसर। अभी तो मेरे 3 पेज लिखने हैं, अभी तो एक ही पेज लिखा हूं मैं। तो वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है अपने आप को मतलब कि प्रेशराइज करने के लिए कि हम उस तरीके से आंसर लिखें जिस तरीके से नंबर मिलता है। जैसा कि अभी सचिन ने बताया, अब इन्होंने 2 बुक्स के विषय में विशेषकर इन्होंने बताया, जैसे एथिक्स के पेपर के बारे में, पेपर 4 जो है। अब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई प्लान करके वैसा हो किया। तो एथिक्स पेपर के बारे में या फिर सचिन से जो बात हुई कि हर स्टूडेंट को जो एक पहले एग्जाम के ट्रेंड को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर उसे देखना चाहिए। और सचिन ने जैसा कि बतलाया कि यह जो किरण प्रकाशन की जो बुक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें बहुत ही अच्छे से इसमें आपका दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। जहां तक यूपी का प्रीलिम्स का सवाल है सर, यहाँ पे पिछले सालों से बहुत ज्यादा ही आप जो है स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में। हाँ। तो चूंकि मैं आईएएस की पढ़ाई पढ़ता था तो मुझे यूपी के प्रीलिम्स की तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं था। तो मैं उसके बाद मैंने क्या की, यही प्रीवियस ईयर पेपर लगाया और थोड़ा बहुत ऐसे टॉपिक जो कि यूपी वाले एक्स्ट्रा पूछते हैं, जैसे करंट अफेयर्स को थोड़ा फैक्चुअल पूछ लेते हैं और सेंसस का डेटा पूछ लेते हैं। तो मैंने बस यही 2-3 चीजें बस करी थी और यूपी का प्रीलिम्स निकल गया। तो उन आईएएस के छात्रों के लिए जो यूपी देना चाहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए अच्छी रहेगी। अच्छा, जैसा कि किरण प्रकाशन की भी बहुत सारी किताबें आती हैं, उसमें जो करंट के इशू के बारे में आपने जो बताया, तो उसमें योजना का जिस्ट जैसे है, तो उसके साथ साथ योजना कुरुक्षेत्र का है जिस्ट, तो ये भी काफ़ी एक स्टूडेंट के लिए यूजफुल माना जाता है। जी सर, ये जब आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं तो जब आप एक्चुअल मैगजीन पढ़ते हैं तो आपको कुछ दिन बाद याद नहीं रहती है, और जब समय का कंस्ट्रेंट हो जाता है बाद में तो आप उसको रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपको जिस्ट मिल जाता है किसी चीज का, और वो भी ऐसी चीज जो कि आप मतलब उसमें इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो जिस्ट उन्हीं सब चीजों का जरूरत होता है जिसमें वो चीज ज्यादा है पर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कम है। तो जब जिस्ट मिल जाता है तो आपका फायदा हो जाता है, और ये चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको इंटरव्यू में भी फायदा देती है, क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र में वही सब चीजें चल रही होती हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, और उन्हीं सब पे इंटरव्यू पे भी सवाल बनते हैं, उन्हीं पे मेंस पे भी, हाँ मेंस पे भी प्रश्न बनते हैं और इंटरव्यू में बनते हैं। तो अगर आप ऐसी चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपका पक्का फायदा होता है। अच्छा सचिन, एक लास्ट क्वेश्चन कि अब आप उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, जो इस एग्जामिनेशन में जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में बच्चे होते हैं और सब कुछ अपने यानी एक प्रकार से आप कहें कि भौतिकवादिता से दूर होकर और वे इस तैयारी में लगते हैं, उससे सारे सोसाइटी से कट कर लगते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि विशेषकर बच्चे आपसे यह जानना चाहेंगे कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे रैंक को आपने पाया तो कुछ ना कुछ स्पेशल आपने अवश्य किया होगा, तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, तैयारी के लिए हमें लगता है कि हर बच्चों को अपना एक पीयर ग्रुप बना लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 लोगों का, और साथ में हर एक चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपको कम समय में कोई चीज़ का सिलेबस कवर करना है, आपको नोट्स बनाना है, तो पीयर ग्रुपिंग से आप होता है कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट कर लेते हैं कि भाई सोसाइटी का नोट्स आप बना दो, पॉलिटी का मैं बना दूंगा। और एक तो ये हो गया, दूसरा ये होता है कि कभी कोई और किताब पढ़ा रहता है तो वो दिखता है कि यार ये किताब तो बड़ी अच्छी आई है, तो वो आपको रेकमेंड कर देता है। तो आप सोसाइटी से कट होइए, लेकिन पढ़ने वालों से मत कट होइए। आप पढ़ने वाले दोस्तों के साथ हमेशा रहिए, तो उसमें आप जो है एक तो आपका मोटिवेशन बना रहता है, आप दूसरे लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं, आपका अगर नहीं भी मन है तो भी आप पढ़ते हैं, और आपका जल्दी से सब चीज़ कवर हो जाता है।
और दूसरा, हार मत मानिए। कई बार ऐसा लगता है इसमें कि मेरा ये ऑप्शनल खराब है, या मेरा एथिक्स कमजोर है, या मेरा ये चीज कमजोर है, मैं इससे नहीं लिख पाता हूँ। ये सब आपको पहले लगता है, पर आप लगे रहिए अंतिम दिन तक। जो भी पेपर आपको को लगता है कि मेरा कमजोर है, वो जब तक आप पेपर लिख के ना आ जाइए तब तक आप हार मत मानिए उससे। आप अंतिम प्रयास तक, अंतिम घंटे तक उसके लिए कोशिश करते रहिए, और जो अंतिम तक प्रयास करता है उसी को सफलता मिलती है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। और जैसा कि आपने सुना, सचिन से सारे आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी, जहां तक मैं यह मान पा रहा हूं कि शायद उसका फुलफिल हो रहा होगा। सचिन ने इंग्लिश मीडियम से इसे तैयारी को किया था, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतने अच्छे रैंक, 7वें रैंक, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इन चीज़ों को नहीं जानता है कि मुझे कौन सा रैंक आएगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है हर स्टूडेंट के अंदर जब वह इस तैयारी से जुड़ता है, और जब वह सही स्ट्रेटजी बनाकर काम करता है। तो सचिन ने जैसा इस सारे प्रश्नों को आपको बताया, जो आपकी जिज्ञासाएं थी उसे इन्होंने बतलाया। तो सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको। और चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट फिर किसी एक दूसरे कैंडिडेट के साथ में मिलेंगे, और फिर अलग से हम लोग बातें करेंगे। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सबको। थैंक यू।